Hey, welcome back everyone. This is CA Yogesh Verma. We are doing a new chapter today, Input Tax Credit. So, ये है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 3. हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 और ऐसे करेंगे आपका चैप्टर कंप्लीट. क्या हो गया भाई आपको? बस यार ऐसा ही है. प्रेशर प्रेशर प्रेशर, काम का प्रेशर. अभी जा भाई, इलस्ट्रेशन 1 मेरे को मिलने को हो नहीं रही. इलस्ट्रेशन नंबर 1. Vijay Sales, a registered supplier, receives 100 invoices for inward supply of goods or services involving GST of 10 lakh rupees. ये हम कर चुके हैं. जब तक आपको इनवॉइस जो रिसीव हुए हैं वो सामने वाला व्यक्ति अपलोड नहीं कर देता, तब तक आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते. हालांकि जितने इनवॉइस आपको रिसीव हो गए हैं और सामने वाले ने अपलोड भी कर दिए हैं, उसके 10% की जो अमाउंट निकल कर आएगी वहाँ तक आप क्रेडिट और ले सकते हैं, भले वो इनवॉइस अपलोड ना करे गए हों. 10% तक अभी ले सकते हैं. जितना ले लिया उतना ठीक है, और जितना नहीं ले पाए वो जब अपलोड होंगे तब ले लीजिएगा. तो इसमें 10 लाख रुपए का था. इसमें 80 इनवॉइस जिस पर जो क्रेडिट मिलता है 6 लाख रुपए का, वो तो सप्लायर ने अपलोड कर दिया, बाकी उसने अपलोड नहीं करा. तो क्योंकि उसने अपलोड नहीं करा, उसने शो नहीं करा कि भाई मैंने सेल करी है, तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा. जो आपके 6 लाख रुपए हैं उसका तो पूरा मिल जाएगा. जो 4 लाख रह गए हैं, जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुए हैं, उसमें से 4 लाख का नहीं मिलेगा, बट जो एक्चुअली में अपलोड हो गए इनवॉइसेज उसका 10% जो अमाउंट निकल कर आ रही है 0.6 लाख, यहाँ तक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिल जाएगा. और बाकी जो रिमेनिंग है वो बाद में मिल जाएगा जब आप करेंगे, अपलोड करेंगे. अजय सेल्स है. विजय के बाद अजय सेल्स आ रही है. इलस्ट्रेशन नंबर 2. रजिस्टर्ड सप्लायर है, 100 इनवॉइस रिसीव करता है इनवर्ड सप्लाई गुड सर्विस का, इन्वॉल्विंग GST ऑफ 10 lakh from various suppliers during the month of October. Out of 100 invoices, 85 invoices involving GST of 9.5 lakh rupees have been uploaded by the supplier in their respective GSTR1. तो इसका मतलब आपने 10 लाख में से 9.5 लाख 9.5 लाख का आपने यहाँ पर अपलोड कर दिया. 0.5 लाख यानी 50,000 रुपीज़ का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, उसके जो इन्वॉइसेस थे आपको रिसीव हो गए, पर सामने वाले व्यक्ति ने, जिसने सप्लाई करी थी आपको, उसने अपलोड नहीं करे. अपलोड नहीं करे तो GST के कॉमन पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. तो उस केस में भी जो आपने रिसीव कर लिए हैं और सामने वाले ने अपलोड भी कर दिए हैं, वो अपलोडेड का अगर आप 10% निकालेंगे तो आएगा 0.95 लाख रुपीज़ यानी 95,000 रुपीज़. बट जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुए हैं उस पर जो GST बनता था वो बनता ही 50,000 का था, तो मैक्सिमम 50,000 ही और ले पाएंगे. भाई टोटल आपका कितना क्रेडिट था? 10 लाख रुपए का. 9.5 लाख रुपए के इनवॉइस अपलोड हो गए जिस पे GST 9.5 लाख था, वो तो आप ले ही पाएंगे. और 50,000 नहीं अपलोड हुआ तो 95,000 का और ले सकते हैं, बट टोटल 50,000 ही बचा हुआ है, तो मैक्सिमम इतना ही ले पाएंगे. उससे ज़्यादा कैसे लेंगे भाई? 10 लाख का अगर है तो 10 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट थोड़ी ले सकते हैं, राइट? तो विच एवर इज लोअर. कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 3 काफ़ी एग्जाम्पल्स भी आ रहे हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. आप लोग रिवाइज करेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल की रीडिंग करेंगे. कम से कम एक रीडिंग करनी ज़रूरी है, भले ये प्रोविजंस ना पढ़ो, बट इसके बाद जो एनालिसिस आ रही है उसको पढ़ लो. दिस इज मस्ट 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 टू क्लियर योर एग्जाम्स. कुछ भी नहीं कर रहे, बस मैंने थोड़ा सा ई बुक करवा दिया है, इतना ही कर लें क्या? कई बार तो मैं वनडे रिवीजन डालता हूँ, बस इतना ही कर जाएं क्या? अरे भाई CA कर रहे हो या 12वीं या फिर 11th-12th में पास होने की बात कर रहे हो, या ग्रेजुएशन में एक दिन पढ़कर जो पास होते हैं उसकी बात कर रहे हो? CA के एग्ज़ाम करने हैं क्लियर भी और समझना भी है, ताकि प्रैक्टिकली भी कर पाएँ. तो उसके लिए जो मैंने कराया, आपका बेस बनाया है मैंने आपका. पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी. अच्छा, कॉन्सेप्ट पता है, ई बुक में सारे कॉन्सेप्ट लिख दिए, चलो भाई थोड़ा सा एडिशन और कर लेना, एग्जाम के टाइम पे उतना ही पढ़ जाना. पर उससे पहले कम से कम स्टडी मटेरियल की रीडिंग करना, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई करना, उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करना. जो चीज़ नहीं पता लगे, नहीं मतलब न्यू चीज़ जो पता लगे, उसको अपने बुक में इंसर्ट करना ई बुक के साथ में. ये काम आपको करना पड़ेगा. इलस्ट्रेशन नंबर 3. इलस्ट्रेशन नंबर 3. ABC कंपनी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड है GST में.
is engaged in the manufacture of heavy machinery. It procured the following items during the month of July. ईयर नहीं लिखा, हमें कोई मतलब भी नहीं है. Electrical transformers to be used in the manufacturing process, 5,20,000. Electrical transformers to be used in the manufacturing process is 5,20,000. Trucks used for transport of raw material, 1 lakh rupees. रॉ मटेरियल 2 लाख के हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, ये हम कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करेंगे. 25,000 रुपये. ये 25,000 का है नहीं, ये 5,20,000 का है नहीं, जितने का भी है उस पर GST 5,20,000, 1 लाख, 2 लाख और 25,000 बनता है. कहीं ना कहीं ये ब्लॉक्ड क्रेडिट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है. मतलब ऐसी चीज़ें जो हम फ्री में सप्लाई करेंगे उस पर जो है आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने खरीदी हैं और इसको आप यूज़ करेंगे कुछ आउटपुट बनाने के लिए और उस आउटपुट पे GST कलेक्ट करेंगे तो उसमें से माइनस कर सकते हैं जो आपने खरीदने के लिए लिया था, उस पर जो GST पे करा था वो माइनस कर सकते हैं. उसी को तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं. पर अगर वो आप फ्री में देने वाले हैं, उसके लिए फ्री में देने के लिए यूज़ करेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. आप ट्रक यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल की सप्लाई करने के लिए तो भाई उसका क्रेडिट मिल सकता है. क्यों? क्योंकि भाई वो आप अपने काम के लिए कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं. कार वगैरह आप उसको अपने ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका क्रेडिट मिल सकता है. इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स का तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उससे आप इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज़ करेंगे. रॉ मटेरियल का तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उससे आप फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे. कन्फेक्शनरी आइटम्स का नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फ्री में उसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. तो जब भी आप लिखें तो आपने टेबल बनाई, आपने कंप्यूटेशन बनाया, भाई आप किसका क्या कंप्यूट कर रहे हैं. ITC अवेलेबल टू ABC कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, आप कैलकुलेट कर रहे हैं. इसमें आपने सारी चीज़ें लिखी, इसमें आपने रीजनिंग लिखी, कितना ITC बनता है वो लिखा, जहाँ नील है वहाँ पर नील की रीजनिंग, जहाँ पे अमाउंट डाल रहे हो वहाँ अमाउंट क्यों डाली उसकी रीजनिंग, सेक्शन नंबर याद है तो उसका रेफरेंस भी दे रहे हैं. और ऐसे टोटल ITC निकला है. तो इतना लिख कर आएंगे तो पूरा अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे. 4 से ज़्यादा कहीं नंबर का, 4 नंबर से ज़्यादा कहीं नहीं आएगा. इलस्ट्रेशन नंबर 4. XYZ Limited registered under GST is engaged in the manufacturing of taxable goods. Compute the ITC available with XYZ Limited for the month of October from the following particulars. भैया इनपुट A है, GST है 1 लाख का. One invoice on which GST payable was 10,000 is missing. तो ठीक है भैया 10,000 का इनवॉइस मिस हो गया है, तो 90,000 का तो है ना. आपके पास इनवॉइस होने चाहिए, ये कंडीशन है, तभी आप उसका इनपुट ले सकते हैं. यहाँ पर वो मिसिंग है, यहाँ पे वो मिसिंग है. तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने कराया है क्या, एक बार देख लेता हूँ. 1,50,000, 1,20,000 मुझे याद आ गया, ये हमने कराया है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. तो हम आगे बढ़ेंगे. आगे जो है एक और एग्जांपल आ रहा है और ये शायद हमने अभी नहीं करा है, तो इसे हम अभी डिस्कस करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 5. XT Private Limited, a supplier of goods, pays GST under regular scheme. It has made the following outward taxable supplies in a tax period. इसमें इंट्रा स्टेट सप्लाई है गुड्स की, इसमें इंटर स्टेट सप्लाई है गुड्स की. It has also furnished the following information in respect of purchases made by it in that tax period. तो यहाँ पर आपने क्या करा है, ये सप्लाई करी है आउटवर्ड सप्लाई, और ये क्या करा है आपने, ये आपने सामान को खरीदा है, परचेज करा है. कंपनी हैज़ फॉलोइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट विथ इट एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड. टैक्स पीरियड के बिगिनिंग में CGST का क्रेडिट इतना पड़ा हुआ था, SGST का कुछ नहीं था, IGST का 70,000 का पड़ा हुआ था. जो रेट्स हैं CGST, SGST, IGST की वो 9% है, IGST की 18% है. और जो भी ऊपर जो अमाउंट दे रखी है यहाँ पर जो सप्लाई करी गई है इनवर्ड आउटवर्ड, उसमें टैक्स का पोर्शन नहीं है. ऑल द कंडीशंस जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए ज़रूरी होती है वो सारी मीट करी गई है. आपको बताना है कि भैया कितना कैश में आपको पेमेंट करना पड़ेगा और कितना आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ कर पाएंगे. तो ये जो एग्जांपल है ये मैं आपको कर दिखाना चाहता हूँ. डायरेक्टली यहाँ से नहीं कराऊंगा, बल्कि वन नोट ओपन कर उससे कराकर दिखाना चाहता हूँ. वन नोट. अब ये देखिएगा मेरे साथ. पहले बात करते हैं आउटवर्ड की. तो आउटवर्ड में आपने इंट्रा स्टेट करी है 8 लाख रुपए की. ये आपने क्या करी है, इंट्रा. तो इंट्रा पर आप क्या करेंगे, CGST और SGST कलेक्ट करेंगे 9%. 9% कितना होता है,
72,000, 72,000 ये आपको देना है। ये आउटपुट आपका आउटपुट जीएसटी है। अब जो है बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट आपने करी है 3 लाख रुपए की सप्लाई, और इस पर 18% का जो है जीएसटी आपको पे करना होगा। 18% का मतलब कितना हो गया करके देख सकते हैं। 8 3 24, 54, तो 54,000 आ गया आईजीएसटी पेबल। देखिए आईजीएसटी पेबल हो सकता है, सीजीएसटी पेबल हो सकता है, एसजीएसटी पेबल हो सकता है, और आईजीएसटी क्रेडिट हो सकता है, सीजीएसटी का क्रेडिट हो सकता है, एसजीएसटी का क्रेडिट हो सकता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो अगर मैं आपको आउटपुट टैक्स बताऊं तो आउटपुट टैक्स मुझे कुछ इस प्रकार देना है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो आईजीएसटी है आपका 54,000 और बाकी है 72,000। तो इसमें से मैं डेफिनेटली माइनस कर सकता हूँ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे अलाउड होगा, और बाकी जो बैलेंस है वो मैं कैश में पे कर सकता हूँ। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास कितना है वो दे रखा है। सीजीएसटी 57,000 है, आईजीएसटी 70,000 है, और मैंने कुछ और भी सामान खरीदा था जिस पर मैंने टैक्स दिया होगा। तो उसमें मैंने इंट्रा स्टेट कितना खरीदा? इंट्रा स्टेट मैंने खरीदा 2 लाख रुपए। तो 2 लाख पर मैं सीजीएसटी 9% और आईजीएसटी जो है 9% मैं दूंगा, जो कि निकल कर आ रहा है 18,000 रुपये। ये मैंने खरीदने के टाइम पे कर दिया, और सामने वाले व्यक्ति ने उसको अपलोड भी कर दिया इनवॉइसेस, और मेरे पास भी जो इनवॉइस है मेरे को इशू कर दिया। तो मेरे पास इनवॉइस मैं प्रोसेस करता हूँ, सामने वाले ने अपना आउटवर्ड में दिखाया है तो उसका मैं इनपुट ले सकता हूँ। और मैंने इंटर स्टेट परचेज करी है 50,000 की। 50,000 इस पे जो है 18% आएगा। तो 18 5 देख सकते हो, 8 5 40, ये करीब आपका आ गया 9,000 रुपीज़। तो अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जिसे बोलते हैं, वो सीजीएसटी का आपको मिलेगा। सीजीएसटी का आपको मिलेगा 18,000 रुपये, एसजीएसटी का आपको मिलेगा 18,000 रुपये, और आईजीएसटी का आपको मिलेगा 9,000 रुपये प्लस 57,000 पहले का भी क्रेडिट था। एसजीएसटी में 0 था पहले का ओपनिंग, और आईजीएसटी में 70,000 का पहले से था। तो अगर मैं इनको ऐड कर लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई 57,000 और 18 कितना है, करीब करीब ये आपका आ गया 75,000। ये है आपका सीजीएसटी, 18,000 है आपका एसजीएसटी, और 79,000 है आपका आईजीएसटी। तो ये आपका निकल कर आ गया। ये है इनपुट, और ऊपर किया था आउटपुट। तो जो रूल है वो रूल कहते हैं कि सबसे पहले आपको आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करना है। आईजीएसटी का क्रेडिट है 79,000, तो सबसे पहले मैं 54,000 तो यहाँ पर यूज़ कर लूँगा आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, तो कोई पेमेंट मेरी नहीं बचेगी। अब 79,000 में से 54,000 तो माइनस हो गए, 0 0, यह आया आपका 5, 25,000 बच गए जहाँ तक मुझे लग रहा है। 25,000 जो है बच गए। तो 25,000 को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं इसको सीजीएसटी की पेमेंट के लिए भी कर सकता हूँ, एसजीएसटी की पेमेंट के लिए भी कर सकता हूँ। अगर देखा जाए तो सीजीएसटी का जो है 75,000 का क्रेडिट है, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उस क्रेडिट में से जो 75,000 का क्रेडिट है सीजीएसटी का, वो सीजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। तो मैं इस अमाउंट को जो 25,000 है उसे मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। आईजीएसटी जो क्रेडिट बचा है दैट कैन बी यूज्ड फॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी आफ्टर इट इज एडजस्टेड फॉर आईजीएसटी पेबल। सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करना है। अब वो कैसे करोगे? तो पहले तो आईजीएसटी की पेमेंट के लिए कर दोगे, फिर किसी के लिए भी कर दोगे। इसके बाद एसजीएसटी में 18,000 रुपये का क्रेडिट और है, वो भी आप यूज़ कर लोगे। और 74,000 का क्रेडिट, 75,000 का क्रेडिट सीजीएसटी का है, उसमें से भी 72,000 यूज़ कर लोगे। 3,000 जो है क्रेडिट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दैट मीन्स 72 में से जब 25 गए तो निकल कर आया 47,000,
उसमें से आपका करीब करीब 18,000 और चले गए, और ये आया आपका 7, 8 और 9, 9,000। कितना होगा? 29,000 बचेगा, ऐसा है क्या? तो 29,000 की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर मैंने सही कैलकुलेशन करा है तो फिर 29,000 यहाँ पर निकल कर आ गया। तो हमने सही कैलकुलेशन करा है। अब यहाँ पर दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आप एक बार इसको रेफर कर सकते हैं। भैया इन्होंने कैसे शोकेस करा है, मैंने समझाने के लिए उसका ब्रेकअप कर कर आपको अलग ढंग से सिखा दिया, आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो जब भी आप करेंगे टेबल बनाकर आप करेंगे। ये आपका लेटेस्ट रिकैपिटुलेट है, और मैं आपको बहुत ही बढ़िया एडवाइस देने वाला हूँ। जिनके पास टाइम कम है और जो स्टडी मटेरियल को पूरा नहीं पढ़ सकते, वो इसमें जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं या बोल्ड से जो चीज़ें लिखी हुई है वो कर लीजिए, और एंड में लेटेस्ट रिकैपिटुलेट है उसको भी एक बार पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन आंसर्स तो करना ही है डेफिनेटली। अब यहाँ पूछा है व्हाट इज इनपुट टैक्स, ये कोई बार बार नहीं बताएगा आपको, ये पेपर में नहीं आएगा। आ भी सकता है बट इतने सारे थ्योरी क्वेश्चन में से कुछ ही गिने चुने क्वेश्चंस आएंगे। ये नहीं हो सकता कि भाई अगर आपका 40 मार्क्स का जीएसटी है तो उसमें 10 नंबर का थ्योरी आ रहा है, नहीं आएगा। मैक्सिमम है 10 नंबर का थ्योरी, उससे ज़्यादा कभी नहीं आता। तो इनपुट टैक्स क्या होता है आपको पता है भैया, जो सामान खरीदते हैं सप्लाई इनपुट की, इनपुट सर्विस की या कैपिटल गुड्स की, उस पर जो जीएसटी पे करते हैं उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो उसे आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। इंग्लिश की जो भाषा है वो यहाँ नीचे दे रखी होगी, इसे आप खुद रीड करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक, अब इसके बाद है व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी टू अवेल आईटीसी। इसके लिए मैंने आपको 4-5 कंडीशंस यहाँ लिखवाई हुई है। आई थिंक मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको लिखवा दी थी अपने बुक के। इनवॉइस मिलना चाहिए, सामने वाले ने टैक्स देना चाहिए, सारी कंडीशंस यहाँ लिस्ट डाउन करी हुई है। सारी आप लिस्ट बनाकर जो है यहाँ पर आएंगे, पेज नंबर 43, आगे पीछे भी हो सकता है ई बुक का। कैन अ पर्सन टेक आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई अलॉन्ग विद टैक्स। कैन अ पर्सन टेक आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। जी हाँ, आपने कंसिडरेशन पे नहीं करा है फिर भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, पर उसके 180 डेज में पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप तब भी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, रिवर्स करना पड़ सकता है। हाउएवर दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इफ टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है ना जी, ले सकते हो बट आपको 180 डेज में पेमेंट करनी पड़ेगी। ये बात यहाँ लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, कर लेना। बट इज द टाइम लिमिट ऑफ टेकिंग आईटीसी एंड रीजंस देयरफॉर। कब तक ले सकते हैं भैया? इनवॉइस इशू करा है 1 साल में ले सकते हो, पहली बात। दूसरा, सितंबर महीने की रिटर्न आएगी तब, सितंबर महीने की जब रिटर्न भरोगे अगले साल की तब, या फिर जब अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करोगे तब, विच एवर इज अर्लियर। और वैसे 1 साल में तो ले सकते हो, दैट इज टू बी नोन टू एवरीवन। इनवॉइस डेट के 1 साल में ही जीएसटी लिया जा सकता है, उसका क्रेडिट लिया जा सकता है। व्हाट इज आईटीसी एंटाइटलमेंट ऑफ अ न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन। कोई पहली बार अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवा रहा है, तो यानी कि उससे पहले उसने कोई इनपुट लिया ही नहीं होगा। उस केस में क्या होगा? उस केस में रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम जब वो एलिजिबल हुआ, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो रहा है उससे 1 दिन पहले उसके पास जो भी सामान पड़ा होगा जिस पे उसने जीएसटी ऑलरेडी पे करा है, उसके रॉ मटेरियल या कुछ सेमी फिनिश या फिनिश प्रोडक्ट बन गए, उस पर जीएसटी पे करा है, उसका वो क्रेडिट ले सकता है जब वो कलेक्ट करेगा उन सामान को बेचने के टाइम। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले भी चीज़ कराई है, अभी दोबारा से करा दी है। What is the tax implication of supply of capital goods by a registered person who had taken ITC on such capital goods? अगर आप कैपिटल गुड्स पर लेंगे तो उस पर जो क्रेडिट रिमेनिंग है, या तो वो, या उस पर जो आप कलेक्ट करेंगे बेचने के बाद ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, वो विच एवर इज हायर, वो टैक्स आपको देना होगा। यानी हम मान के चलते हैं हर कैपिटल गुड्स की 60 महीने की लाइफ होती है, 60 मंथ्स की लाइफ होती है, और 5% पर क्वार्टर जो है उसे हम यूज़ करते हैं। पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर हम यूज़ करते हैं, यानी 1 क्वार्टर हुआ तो 5%, जितना जीएसटी होगा उसका 5% यूज़ हो गया, सब मानेंगे। तो उस कैपिटल गुड्स को हमने जितना भी यूज़ कर लिया, जितने भी क्वार्टर यूज़ कर लिया, उसको राउंड ऑफ कर लीजिए क्वार्टर को, 5% मल्टीप्लाई करिए जीएसटी पर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वार्टर्स, निकल कर आ जाएगा भैया इतना पोर्शन जो है हमने यूज़ कर लिया है, बाकी का रिमेनिंग है, तो उसको रिवर्स करना है, पे करना है। क्रेडिट तो पहले पूरा ही ले लिया था। या फिर अगर हम उसको बेचेंगे कैपिटल गुड्स को तो कितना टैक्स कलेक्ट होगा? जो भी हायर है वो आप ले सकते हैं। हालांकि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, जिग्स फिक्सचर जो हैं, स्क्रैप जो हैं, एज ए स्क्रैप जो हम बेचते हैं, उस पर
पर्सन जो है चाहे तो डायरेक्टली ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ही टैक्स दे सकता है इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दीज स्टफ। 5% करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दिया गया है, मैंडेटरी नहीं है। अ रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर्स इट्स बिजनेस टू अनदर पर्सन, इज सच रजिस्टर्ड पर्सन अलाउड टू ट्रांसफर द अनयूटिलाइज आईटीसी लाइंग इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर? येस, ऑब्वियसली यस। मिस्टर ए का बिजनेस, उस पर सामान पड़ा जिस पर उन्होंने सामान खरीदने के टाइम जीएसटी पे करा, वो ये बी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इनका जो है अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जब बिजनेस ट्रांसफर बी को होगा, इनका अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। मिस्टर ए फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं सभी डिटेल्स कि भैया ये सामान मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बी को, तो इसका आईटीसी भी मेरे कॉमन पोर्टल से उठकर उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके वहाँ पर आ जाए। तो ये चीज़ करी जा सकती है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी होगी। कैसे लिखी होगी? डेफिनेटली भैया इंग्लिश में लिखी होगी, सेक्शन नंबर के साथ लिखी होगी भैया, एज पर सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 in case of sale, merger, demerger, amalgamation, transfer, change of ownership of business, etc., the ITC that remains unutilized in the electronic credit ledger of the registered person can be transferred to the new entity provided there is a specific provision for transfer of liabilities in such change of constitution. एसेट के साथ लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो रही है, वो होना जरूरी है, तभी जो है हम इसको क्रेडिट को ट्रांसफ़र मान सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो डिटेल फर्निश करेगा कॉमन पोर्टल पर और सर्टिफिकेट इशू करेगा CA, CS, CMA से, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाई भी कराएगा कि भैया ट्रांसफ़र हमने करा है। और जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, जो आपने भेजा उसने एक्सेप्ट कर लिया सामने वाले ने, तो अनयूटिलाइज आईटीसी सामने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक की बात सही है। इसको ऐसे लिख कर आना है, इंग्लिश में लिख कर आना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती तो फिर तो सीखनी पड़ेगी भैया। मैं हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है। अगर मैंने उसको आसान भाषा में समझा दिया, दैट डजंट मीन कि आप हिंदी में लिख कर आएंगे। लिख कर तो आपको प्रॉपर इंग्लिश में ही आना है। उसको लिखना कैसे, फ्रेम कैसे करना है, वो स्किल आपके पास होनी चाहिए कि भाई जो मेरे मन में थॉट्स चल रहे हैं हिंदी में, वो मैं इंग्लिश की प्लेन लैंग्वेज में लिख सकता हूँ विदाउट यूजिंग एनी डिफिकल्ट वर्ड्स। एंड देन यू हैव टू रीड इट कि भैया आपकी बुक में कैसे लिखा है। इससे आपका और मस्तिष्क स्ट्रांग हो जाएगा। स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, बहुत अच्छी बात है। It purchased a machinery for 8 lakh rupees on which IGST of 14,400 is paid. The company has claimed depreciation under the Income Tax Act 1961 on the full value of the machine, that is, including IGST component, as also availed ITC of 14,400 paid by it as IGST है। समझा नहीं मैं? कंपनी हैड क्लेम डेप्रिशिएशन, IGST पर डेप्रिशिएशन भी क्लेम कर रहे हो, कॉस्ट का पार्ट बना रहे हो और क्रेडिट भी ले रहे हो। दोनों नहीं ले सकते, दोनों में से एक चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। यू कांट टेक बोथ। 8th, अगर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, बस। बाकी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन में दे रखी है, रीडिंग ज़रूर लगाइएगा। सिग्मा कंसल्टेंट्स LLP हैव ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज। इट मेड एन एडवांस पेमेंट ऑफ 1,18,000 इंक्लूसिव ऑफ IGST ऑफ 18%। तो 18,000 का IGST होगा, 1 लाख में 18% जोड़ोगे तो 1,18,000 बनेगा। अक्टूबर मंथ में दिया है टू Azuro Computer Services for developing a software. Software would be used by LLP to enhance the precision of the financial advice given by it to various clients. The balance payment is to be made after the successful test run of the software in the month of December. Sigma Consultants has availed ITC of IGST of 18,000 in the month of October. तो आपने एडवांस दिया, आपने उसका IGST ले लिया। क्या आप ले सकते हैं? क्या आपने सर्विसेज ली? एक्चुअली में सर्विस रिसीव हुई? नहीं हुई। तो बिना सर्विस रिसीव करे क्या आप IGST ले सकते हैं क्या? मुझे बताइए। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैन बी अवेल्ड ओनली इफ सच गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। इसमें सिग्मा कंसल्टेंट ने IGST पे करा है अक्टूबर महीने में और एडवांस पेमेंट हो चुकी है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। हाउएवर इसे हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, ITC को अवेल नहीं कर सकते हैं। ITC को अवेल और यूटिलाइजेशन में फ़र्क है। अवेल करना यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में दिखाना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाना, और यूटिलाइज करना यानी उसको एडजस्ट कर लेना अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी रजिस्टर के साथ एडजस्ट कर लेना, वो है यूटिलाइजेशन। अवेल करना यानी उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाना, तो वो भी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि आपने एक्चुअली में सर्विसेज तो ली ही नहीं है। सर्विसेज जब रिसीव होगी तब आप क्रेडिट ले पाएंगे। A taxable person is in the business of information technology. He buys a car, maximum seating capacity है 5% की,
फॉर यूज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्या ये जो कार ली है 5% आ सकते हैं डायरेक्टर्स के लिए यूज़ करेगा, इस पर आईटीसी ले सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर तक की अगर कोई कंपनी गाड़ी लेती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है अगर टैक्सेबल पर्सन का काम ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, या वो ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहा है, या वो मोटर व्हीकल के बिजनेस में है। बट अगर आपका बिजनेस किसी और चीज़ का है, फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का है, गाड़ियाँ लेते हैं एम्प्लॉय के लिए, उन्हें ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो उस पर जो है जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा। टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी है, इसका काम है टेस्ट करना, सर्टिफाई करना ईच बैच ऑफ द मशीन टूल्स बिफोर डिस्पैच बाय बीएमटी लिमिटेड। Some of these tools are dispatched to a unit in SEZ without payment of GST as these supplies are not taxable। मतलब टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी जो है टेस्ट करती है, सर्टिफाई करती है ईच बैच ऑफ मशीन टूल्स बिफोर डिस्पैच। सम ऑफ दीज टूल्स आर डिस्पैच टू अ यूनिट इन SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ GST as these supplies are not taxable। Finance personnel का मतलब employee of BMT Limited want to know whether they need to carry out a reversal of ITC on the testing agency's services to the extent attributable to the SEZ supplies। काहे का रिवर्सल भाई? आप कर सकते हो, एक्सपोर्ट करने के लिए हमेशा इनकरेज करती है हमारी गवर्नमेंट। ITC जो है वैसे तो अगर आप उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, नॉन टैक्सेबल, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ करें, अलाउड नहीं होएगा। बट सप्लाईज ऑफ SEZ यूनिट्स आर जीरो रेटेड सप्लाईज, उस केस में फुल ITC अलाउड होगा। और BMT लिमिटेड जो है इसको अपना इनवर्ट सप्लाई दिखा सकती है, हाँ जी। और क्रेडिट फुल ITC इज अलाउड ऑन इनवर्ट सप्लाईज ऑफ BMT लिमिटेड यूज फॉर इफेक्टिंग सप्लाईज टू द यूनिट इन द SEZ। पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट इनको मिलेगा। AB अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम 30 जुलाई तक। 31 जुलाई से पता नहीं इनको क्या हुआ, ये नॉर्मल स्कीम में आ गए। क्या इन्हें ITC मिलेगा? जी हाँ, जो 30 जुलाई को यानी 31 जुलाई से एलिजिबल हुए नॉर्मल स्कीम में, इनका टर्नओवर एक्सीड हो गया होगा, तो 30 जुलाई यानी एक दिन पहले जो भी इनके पास इनपुट थे उस पर जो GST पे कर रखा था उसका ये क्रेडिट ले सकते हैं। यहाँ पर दे रखा होगा इनपुट जो था, सेमी गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स में जो इनपुट था उसका क्रेडिट ले सकते हैं, और कैपिटल गुड्स का भी ले सकते हैं। बट मानना पड़ेगा कि भाई कैपिटल गुड्स की लाइफ जब खरीदा था तो 60 महीने की दी, जितने महीने निकल गए उनको क्वार्टर में कन्वर्ट कर लीजिए और पर क्वार्टर 5% और पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी पूरा मान लेना, उतना माइनस कर दीजिए इनवॉइस डेट से, तो रिमेनिंग क्रेडिट जो होगा वो आप ले सकते हैं। जैसे मान लो भाई 1 लाख रुपीज़ का जो है, या मान लो 1.2 लाख रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ का जो है आपने GST पे करा। अब आपको जो है 7 महीने हो चुके हैं, तो कितने क्वार्टर हो गए? 3 क्वार्टर हो गए। 3 महीने का एक, 3 महीने का एक महीने को भी पूरा मान लो, 3 क्वार्टर हो गए। तो 1 लाख का 5%, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 15,000। तो मान लो कि भैया 1 लाख में से 15,000 का तो GST आप 15,000 का तो GST आप ले सकते थे, क्योंकि इतना टाइम तो आप 1 लाख में से 15,000 का तो आप नहीं ले सकते, इसको आगे कैरी नहीं कर सकते क्योंकि इतना समय निकल चुका है। इसके बाकी का जो रिमेनिंग 85,000 का क्रेडिट बच गया वो अब आप ले सकते हैं, क्योंकि अब आप नॉर्मल स्कीम में आ गए हैं। पूरा 1 लाख नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। बबला एंटरप्राइज इज एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इज दस। हालांकि इसको ऐसे भी दिखाते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया था कि पूरा 1 लाख का क्रेडिट ले लेंगे बट फिर 15,000 को ऐड कर देंगे आउटपुट GST में, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 85,000 का ही नेट क्रेडिट आपको मिलेगा ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बबला एंटरप्राइज जो है एक्सक्लूसिवली इंगेज हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई करने के लिए। क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं तो GST में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। 1 अक्टूबर को द एग्जेम्पशन अवेलेबल ऑन इट्स बुक्स गेट्स विड्रॉन। सरकार ने उस गुड्स को पहले एग्जेम्प्ट रखा हुआ था, अब नहीं किया, एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली। और इनका टर्नओवर तो 50 लाख का पहले से ही था उस पर्टिकुलर गुड्स का, तो ये GST में रजिस्टर कराएंगे।
क्या इन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज ऑब्वियसली येस। पहले एग्जेम्प्ट था, अब तो टैक्सेबल हो गया। तो अब जो आपके पास 1 अक्टूबर को, तो आपने जो है 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो जो भी इनपुट होंगे सेमी फिनिश गुड्स में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच इट बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स, दैट इज 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से नई स्कीम में पैसा दोगे तो उससे एक दिन पहले जो आपके पास इनपुट्स पड़े थे उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। हालांकि कैपिटल गुड्स का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इस केस में नहीं मिलता, जो कॉम्पोजिशन से कन्वर्ट कर रहे थे तब मिल रहा था, इस केस में नहीं मिलेगा। जहाँ पहले आप एग्जाम के लिए ही सिर्फ यूज़ कर रहे थे, उसमें आपने कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल स्कीम में आ गए क्योंकि वो टैक्सेबल हो गया, पर कैपिटल गुड्स जो पहले से खरीदे हुए थे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं खरीदोगे उसका मिल जाएगा। ममता ट्रेड लिंक्स ट्रेड्स इन एग्जेम्प्ट गुड्स एंड प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विसेज, दोनों कर रही है, टैक्स एग्जेम्प्ट गुड्स बेचती है और टैक्सेबल सर्विस देती है। इट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ऑन 1 अक्टूबर द एग्जेम्पशन अवेलेबल ऑन इट्स गुड्स गेट्स विड्रॉन, अब गुड्स जो पहले एग्जेम्प्ट थे वो भी टैक्सेबल हो गए। Analyze the scenario and determine the eligibility of Mamta Trade Links for availing ITC, if any, on inputs or capital goods used in the supply of exempt goods. वो यूज़ कर रही है कुछ ऐसे इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, जिसको यूज़ कर रही है बनाने के लिए एग्जेम्प्ट गुड्स भी और टैक्सेबल सर्विसेज भी, तो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों के लिए यूज़ कर रही है। तो जब ऐसा सिनेरियो होता है तो जो भी आपके इनपुट्स वगैरह होते हैं उसका पूरा क्रेडिट लेते हैं, पर जितना एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ हुआ है उसको आप रिवर्स करते हैं, वो आगे रिवर्स करना बंद कर देंगे। क्या कहते हो भाई? रजिस्टर्ड पर्सन है तो सेक्शन 18 लगेगा। ममता ट्रेड लिंक्स विल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स रिलेटेबल टू सच एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो अब टैक्सेबल हो गया है। तो क्योंकि वो एग्जेम्प्ट चीज़ अब टैक्सेबल हो गई है, तो उस केस में जो आपके रॉ मटेरियल या जो कैपिटल गुड्स सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज़ हो रहे थे उसका आपको क्रेडिट पहले मिला ही नहीं होगा। अब क्योंकि आप वो टैक्सेबल में आ गए हैं तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। जैसे आप टैक्सेबल हुए, नॉर्मल स्कीम में आ गए, आपका गुड्स टैक्सेबल हो गया, उससे एक दिन पहले जो आपके पास कैपिटल गुड्स थे 5% पर क्वार्टर के हिसाब से रिड्यूस कर लेना जब खरीदा था, तब से लेकर जिस दिन आप नॉर्मल स्कीम में आ रहे हैं वो गुड्स आपके टैक्सेबल हो रहे हैं और रिमेनिंग पोर्शन का आप क्रेडिट ले सकते हैं। और जो आपके रॉ मटेरियल वगैरह पड़े हैं, इनपुट सर्विस पड़ी है, उस पर भी क्रेडिट आप ले सकते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 15, और ये सारे करने से पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर रिवाइज करना मांगता है। बिना रिवीजन के आओगे कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में आ भी गया तो लगेगा कि आ गया, बट एक्चुअली में नहीं आएगा। रिवीजन कर आओगे तो डायरेक्टली चीज़ें क्लियर होगी, हाँ ये पढ़ा था, ये हो रहा है, ये पढ़ा था, ये हो रहा है। और फिर दोबारा से खुद से रीडिंग कर लोगे लेक्चर देखने के बाद, भैया एक एक क्वेश्चन हम खुद भी ट्राई करते हैं, पढ़ते हैं, रीडिंग लगाते हैं, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बन रही है। हर्षजीत प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, इज engaged in the manufacture of taxable goods. The company provides the following information pertaining to purchases made, services availed by it during the month of July. तो भैया ये है रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, 2.5 लाख रुपए रिसीव होगा। अच्छा, तो भाई रिसीव ही नहीं हुआ है तो इसका मैं क्या करूं? जुलाई महीने का दे रखा है। मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन फैक्ट्री, मेंबरशिप अलाउड होती है क्या? अलाउड नहीं होनी चाहिए। इनपुट टू बी रिसीव्ड इन 5 लॉट्स, 3rd लॉट आ गया, बाकी जब लास्ट लॉट आएगा तभी क्रेडिट ले पाओगे, अभी तो नहीं ले सकते। ट्रक यूज़ कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल ले सकते हो। कैपिटल गुड्स जो है, आउट ऑफ 3 आइटम्स इनवॉइस ऑफ 2 आइटम्स इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दोज आइटम्स इज 80,000, तो बाकी का ले सकते हो 70,000 का। तो भैया बताइए कितना ले पाओगे आप? कितना आईटीसी अवेलेबल होगा ये आपको बताना है, रीज़न भी देकर आना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो भैया रॉ मटेरियल रिसीव ही नहीं हुए जुलाई में, तो इसका क्रेडिट आप ले नहीं सकते। मेंबरशिप क्लब अलाउड नहीं होती, ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है, लिख कर आएंगे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। 5 लॉट आएगा जब आखिरी लॉट तब मिलेगा पूरा क्रेडिट, अभी नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक लिया है बट रॉ मटेरियल के लिए, पैसेंजर के लिए नहीं, एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। और कैपिटल गुड्स जो है 70,000 तक का मिलेगा क्योंकि बाकी के इन्वॉइसेस नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको टोटल आईटीसी कितना मिलेगा? 1,10,000। लिखने का तरीका जब तक प्रयास नहीं करोगे, तो मैंने तो ओरली बता दिया, समझा दिया, एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन क्लिक नहीं होगा भैया कैसे करना है, बट अगर खुद से क्वेश्चन देखकर पूरी टेबल बनाकर आंसर करके और फिर मैच कर लिया तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ नया भी आ गया तो उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं।
सिर्फ सुनते सुनते जाओगे और फिर उसके बाद एग्जाम में देखोगे तो नहीं होएगा। खुद से ट्राई करना जरूरी है। जमकू लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है, इंगेज है बिजनेस ऑफ स्पाइसेस। अरे यार स्पाइसेस मुझे पसंद नहीं है। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स इन रिलेशन टू जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। रॉ स्पाइसेस परचेज, रॉ स्पाइस सोल्ड टू कस्टमर्स 50,000। रॉ स्पाइस यूज्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर्स, भाई डायरेक्टर के पर्सनल यूज के लिए स्पाइस यूज करोगे तो अलाउड नहीं होएगा। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज फॉर बीइंग यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है अलाउ कर लीजिए इसका, आप जीएसटी पे करा है, इनपुट ले लीजिए। मोटर व्हीकल एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीएसटी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, एम्प्लॉय के लिए कितना आईटीसी मिलेगा वो मैंने आप पे छोड़ा है। आप सोचेंगे भैया हर चीज़ मैं थोड़ी बताऊंगा, क्या लग रहा है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो भैया स्पाइसेस लिया, कस्टमर को बेचोगे उसका मिलेगा, पर्सनल पर्पज़ के लिए डायरेक्टर के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना सर। मशीन ली, उसका जीएसटी का इनपुट मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर व्हीकल या एम्प्लॉय के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पूरा प्रोविजन कहता है कि अगर मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेते हो जहाँ पैसेंजर कैपेसिटी 13 से ज़्यादा नहीं है, उससे कम है या 13 तक है, वो ब्लॉक्ड है। एक्सेप्ट कुछ सिनेरियोज में अलाउड भी है, क्योंकि इस सिनेरियो में फॉल नहीं करता, इसके लिए पूरा का पूरा ही ब्लॉक होगा। कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ क्वार्टर बना रहे हो एम्प्लॉय के लिए, उसका भी नहीं मिलता, ये भी ब्लॉक क्रेडिट में दे रखा है। 17th क्वेश्चन नंबर है, हमने करा नहीं क्या ये। दीना लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर है महाराष्ट्र में, इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर ऑटोज। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ परचेजेस मेड, सर्विसेज अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। तो भाई परचेज ऑफ आयरन विच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, गुड्स वर रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, एक मार्च में दूसरा अप्रैल में। तो भैया जब पूरा आ जाएगा ना तो पूरा क्रेडिट ले लेना, आधे आधे का हिसाब नहीं है, लास्ट लॉट आएगा तब मिलेगा। परचेज ऑफ एक्सेसरीज विच वर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कंपनी ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीना लिमिटेड, ओनली इनवॉइस वॉज रिसीव बाय डीना लिमिटेड। कोई बात नहीं, बिल टू शिप टू मॉडल है, बिल आपका शिप हुआ किसी और को, कोई दिक्कत नहीं। इनवॉइस आपको मिल गया ना, बिल टू शिप किसी और को करा तो आपको इसका क्रेडिट मिलेगा। आप कहेंगे मेरे तक पहुंचाएगा, फिर मैं आगे किसी और तक पहुंचाऊंगा तो डायरेक्टली पहुंचा दे भाई। परचेज ऑफ बस जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 15 है, एम्प्लॉयज़ की ट्रांसपोर्टेशन के लिया गया है, ले सकते हो 13 से ज़्यादा की सीटिंग कैपेसिटी है तो। जनरल इंश्योरेंस लिया है कार पर यूज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स फॉर ऑफिशियल पर्पस, बट कार की सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा नहीं है और उस पर जीएसटी अलाउड नहीं है, और उस पर जो इंश्योरेंस लिया है या रिपेयर मेंटेनेंस करा है उस पर जीएसटी पे करा है वो भी अलाउड नहीं है। ये हमने कहाँ करा है, ब्लॉक्ड क्रेडिट के चैप्टर में। आईटीसी कितना अवेलेबल होगा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मैं चल रहा हूँ। ये देखो भैया, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, लास्ट आएगा तब मिलेगा, लास्ट वाला लॉट आएगा तब मिलेगा। एक्सेसरीज का 90,000 का मिलेगा, एम्प्लॉयज़ का ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिया है बट 13% ज़्यादा है तो मिलेगा, और जनरल इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा। रीजनिंग में सारे प्रोविजंस को लिख कर आएंगे और प्रोविजंस ऑलरेडी कर चुके हैं, बार बार सेम प्रोविजंस को नहीं पढ़ा रहा। हाँ, एक बार पढ़ा दिया, अगले क्वेश्चन में फिर वही, उसके अगले में फिर वही। कई टीचर्स कराते हैं, अच्छी बात है। मैं करा रहा हूँ सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स को, जिनको समझा दिया है, बेस बना दिया, बाकी सेल्फ स्टडी करो, मेहनत करो, रिसर्च करो। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड registered under GST in the state of Odisha. It is engaged in the business of manufacturing of iron and steel products. It has received IT engineering services from High Five Infotech Private Limited for 11 lakh rupees, excluding GST of 18%. तो भैया 18% GST निकालिए। कैसे निकालोगे? 19800 ये निकलेगा। वैदिक मैथमेटिक्स। 20 अक्टूबर। अच्छा, इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर्ड वॉज इशूड ऑन 5 नवंबर। क्या करूं तो मैं? अब यहाँ पर जो है आपने कैलकुलेट कर लिया और इनवॉइस सर्विस का इनवॉइस जो है 5 नवंबर को इशू हो गया, तो ठीक है यार, टाइम में इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड पार्ट पेमेंट ऑफ 4,20,000 ऑन 30 नवंबर, बीइंग अनहैप्पी विद द सर्विसेज ऑफ हाई फाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इट डिड नॉट मेक द बैलेंस पेमेंट। Deficiency in service rendered was made good by Hi-Fi Infotech Private Limited by 15th April of the next year. Comfortable Private Limited made the balance payment on 6th July of the next year. है मतलब अच्छा, डेफिशिएंसी को करेक्ट कर दिया तो उन्होंने बाकी पेमेंट बाद में कर दी। तो एग्जामिन करना है अवेलेबिलिटी आईटीसी कितना मिलेगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अपना दिमाग लगाओ।
कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड ने सर्विसेज ली है आईटी की। हर रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिलता है ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ हिज बिजनेस if he is in possession of the tax invoice issued by the supplier and he has received the goods and services। इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन जो है 180 डेज में पेमेंट करेगा, और अगर उसने नहीं करी है तो रिवर्स करेगा, और रिवर्स करने के बाद में ले सकता है क्रेडिट। ये पूरे प्रोविजंस लिख कर आने हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस केस में उन्होंने सर्विस ली अक्टूबर में सर्विस मिल गई, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने इन्वॉइस भी इशू करा, तो अच्छी बात है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप निकालेंगे 18% करके तो 1,98,000 होगा। 198, अच्छा 10 कम लग गया, तो 1,98,000 का क्रेडिट वो अवेल कर लेंगे। हाउएवर प्रोपोर्शनेट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, क्योंकि 180 डेज पूरे हो गए और पेमेंट नहीं करी, उस केस में फुल पेमेंट आपने नहीं करी, तो उस केस में आप 1,33,932 को रिवर्स कर देंगे, यानी आउटपुट टैक्स में ऐड कर देंगे। हाउएवर जुलाई महीने में जब पेमेंट पूरी हो गई तो उसका क्रेडिट आप फिर से ले सकते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा जी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा कि भैया ये मेरे पास कुछ सर ने दे दिया हमें थोड़ा बहुत, बट मुझे इससे सेटिस्फाई नहीं होना है, इसको तो मुझे करना ही है ताकि बेस क्लियर हो जाए, स्टडी मटेरियल मेरा कवर हो जाए, फिर मुझे अपनी मेहनत अलग से करनी है। मिस दीवान एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली हैज़ प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 250 किलो प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, 50 रुपये पर केजी के हिसाब से, जीएसटी इसमें नहीं है, ऑन मेसर्स करीम एंड ब्रॉस ऑफ नोएडा यूपी। मेसर्स करीम एंड ब्रॉस हैज एग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट द वेयर हाउस ऑफ मेसर्स दीवान एंड सन्स एट न्यू दिल्ली। While the order was getting packed at the factory of Messrs Karim and Bros, Messrs दीवान एंड कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। भाई दीवान एंड सन्स क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर प्लास्टिक बैग का, और करीम ब्रॉस उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो दीवान के लिए वो इनपुट हो गया। While the order was getting packed at the factory of Karim Bros, दीवान ने बोला गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम शुभ कर्मा सेल्स, उसको 250 kg का ऑर्डर आया 60 रुपये के हिसाब से, और अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए उसने कहा भाई डायरेक्टली मेरे कस्टमर को पहुंचा दो, तो तब भी क्रेडिट मिलेगा। इसको बिल टू शिप टू मॉडल बोलते हैं, इसको बिल टू शिप टू मॉडल बोलते हैं। आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले समझाएंगे कि आईटीसी लेने की एक कंडीशन है, सेक्शन नंबर डालकर, कि आपके पास गुड्स आनी चाहिए, सर्विस रिसीव होनी चाहिए। हाउएवर गुड्स डिलीवर करे जा सकते हैं थर्ड पर्सन को भी ऑन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन by way of a transfer of document of title either before or during the movement are deemed to have been received by such registered person. So ITC is available to registered person on whose order the goods are delivered to a third person even though the registered person does not receive the goods. तब भी मिल जाएगा, 2,250 का क्रेडिट फिर भी मिल जाएगा। Further in this case there is another supply, 2 सप्लाई हो रही है। एक मैं सप्लाई ले रहा था बट मैंने ना लेकर डायरेक्टली किसी और बंदे को पहुंचा दिया, फिर भी यही माना जाएगा कि मैंने ही सप्लाई ली, उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूं, और मैंने आगे फिर किसी व्यक्ति को सप्लाई करी है, तो शुभ कर्मा जो है वो भी क्रेडिट ले पाएगा। यानी मैंने जिससे सप्लाई ली उसका क्रेडिट मैं लूंगा, पर उसने मुझे गुड्स ना देकर डायरेक्टली मेरे कस्टमर को पहुंचा दिया, तो माना जाएगा मैंने ही अपने कस्टमर को सप्लाई करी है, और उस पर जो जीएसटी बनेगा उसका क्रेडिट मेरा कस्टमर लेगा। अगर वो आगे भी फर्दर सप्लाई करना चाहता है तो खुद कंज्यूम कर लेगा, तो क्रेडिट कैसे लेगा। बट यहाँ पे दे रखा है कि सभी लोग रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, तो इसका मतलब वो आगे सेल करने के लिए ले रहा होगा, इसलिए वो भी इसका क्रेडिट ले सकता है। अभी जो हमने क्वेश्चन करा था स्टार्टिंग में, जिसमें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई थी, परचेज की, सेल की, और कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी पहले से था, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिमिलर लाइन पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, करने का तरीका कुछ नहीं है। अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है 10 लाख रुपए की, तो उस पर आपने इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी बनेगा, और इंटर स्टेट में आपका आईजीएसटी बनकर निकलेगा, तो ये आ गया आपका आउटपुट टैक्स। अब इनपुट के केस में कुछ तो ओपनिंग से पहले से ही पड़ा हुआ था, भैया सीजीएसटी का क्रेडिट, एसजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी का क्रेडिट, उसमें आपने ऐड कर दिया आईटीसी ऑन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स वैल्यूइंग 3 लाख रुपीज़। आपने इंट्रा स्टेट परचेज करी, उस पर आपने कहा भैया इसका क्रेडिट मैं और लूंगा, और इंटर स्टेट परचेज करी, उसका मैं आईजीएसटी क्रेडिट और लूंगा, तो आपको पता लग गया भैया ये मेरा आउटपुट है,
और ये मेरा नीचे इनपुट है। दैट मीन्स जीएसटी पेबल है 90 1,44,000। तो सबसे पहले मैं आईजीएसटी का क्रेडिट यूज़ करूँगा। मेरा आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है? आईजीएसटी का मेरा क्रेडिट है 1,85,000 है। तो 1,85,000 में से मैंने 1,44,000 तो यहाँ पे यूज़ कर लिया आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, और भी बच गया करीब करीब 41,000 बच गया। 41,000 को मैं कहाँ यूज़ करूँ? मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पास सीजीएसटी का क्रेडिट है और एसजीएसटी का भी क्रेडिट है इतना इतना। हालांकि इनकी जो पेमेंट है वो है 90,000। तो कहीं ना कहीं मेरे पास सीजीएसटी में क्रेडिट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा क्रेडिट कम है एज़ कम्पेयर टू एसजीएसटी। तो इसीलिए मैं उसी हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करके कि भाई देखो सीजीएसटी में 87,000 का तो क्रेडिट ही है और 90,000 जो है वो मेरा पेबल है। तो 90,000 में से 87 तो मैं अपना क्रेडिट यूज़ कर लूँगा, 3,000 बच रहा है तो आईजीएसटी 3,000 यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ और 87,000 तो एसजीएसटी का क्रेडिट ही यूज़ करूँगा फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। तो ये मेरे को टैक्स कहीं देना ही नहीं पड़ेगा, सारा क्रेडिट यूज़ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीजीएसटी के लिए मैंने रिमेनिंग आईजीएसटी क्रेडिट यूज़ कर दिया और फिर जो पेबल बचा उसके लिए मैंने 52,000 के लिए सीजीएसटी का क्रेडिट मैंने यूज़ कर दिया, जो मेरे पास 84,000 का पड़ा हुआ था। बाकी मेरा क्रेडिट और बच जाएगा जिसे मैं आगे कैरी कर सकता हूँ। तो इसके भी रूल्स होते हैं, आपको रूल्स मेंशन कर कर आने कि इस रूल के हिसाब से आपने क्या क्या किया है, और ऐसे कर कर जो आप आंसर कर कर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपका रजिस्ट्रेशन का चैप्टर डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स, फिर रिटर्न्स करेंगे और ऑलमोस्ट जो है आपका जीएसटी का जो सिलेबस है वो ख़त्म होने ही वाला है। आप देख सकते हैं 770 पेजेस में से 503 हो गए हैं। जैसे ही हम 1-2 चैप्टर और कर लेते हैं लगभग जीएसटी के क्वेश्चन आंसर्स आपके हो ही जाएंगे। मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, आप भी खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और प्रोविजंस को भी जो है अपनी बुक से, अपनी ई बुक से रिवाइज कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल को भी एक बार देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।